समय हो गया है। We can start. नमस्कार, गुड इवनिंग। इंडियन सेक्शन द्वारा आयोजित स्टडी क्लास में सभी आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के हमारे वक्ता आदरणीय राजीव माथुर जी हैं। पहले हम स्टडी सेशन का प्रारंभ सार्वभौमिक प्रार्थना से करेंगे। ओ हिडन लाइफ, वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट, शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, ओ हिडन लव, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. शांति, शांति, शांति। आज के वक्ता हमारे आदरणीय बंधु राजीव माथुर जी हैं। आप आई.के. तैमनी जी द्वारा लिखित पुस्तक सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ एंशिएंट विजडम के 23वें अध्याय को प्रस्तुत करेंगे। वो टॉपिक है प्रिपरेशन फॉर योग। मैं बहुत संक्षिप्त परिचय इनका दे रही हूँ क्योंकि उन्होंने कहा मेरा बहुत संक्षिप्त परिचय दीजिएगा तो मैं बहुत संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ। बंधु राजीव माथुर जी 1986 से थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य हैं। वर्तमान में वो शंकर लॉज दिल्ली के अध्यक्ष हैं। आप एक समर्पित एवं सक्रिय थियोसॉफिस्ट हैं। आपकी प्रेरणा से आपके दोनों बच्चे भी युवा थियोसॉफिस्ट के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। राजीव जी ने थियोसॉफी के विभिन्न विषयों के साथ साथ कश्मीरी शैव दर्शन एवं उपनिषदों पर अनेक विशिष्ट व्याख्यान दिए हैं, जिसको मैंने सुना है। बहुत अच्छी प्रस्तुति की है। अब मैं राजीव जी से अनुरोध करती हूँ कि अपना वो व्याख्यान प्रस्तुत करें। आदरणीय राजीव जी। नमस्कार सुषमा जी, आपने बहुत ही लंबा परिचय दे दिया। कोई बात नहीं। सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। मैं इंडियन सेक्शन का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अपने विचार शेयर करने का अवसर दिया। पुस्तक सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ एंशिएंट विजडम के चैप्टर 23 के बारे में हम लोग आज विचार करेंगे और मैं आपके साथ अपने थॉट्स शेयर करूंगा। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि सेल्फ कल्चर पुस्तक में आई.के. तैमली जी ने पार्ट 1 में थियोसॉफिकल बेसिस दिया है सेल्फ कल्चर का क्या है, और ऐसे ही पार्ट 2 में इन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन या आत्म अनुशासन और सेल्फ कल्चर की बात की है। उसको मूल रूप से बहुत अच्छे से समझाया है। पार्ट 3 जो अब चल रहा है इस समय, जो अंतिम पार्ट है, इसमें सेल्फ डिस्कवरी, आत्म अन्वेषण और आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में जो डायरेक्ट क्या किया जा सकता है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। इसके चैप्टर 23 में प्रेपरेशन फॉर योगा के लिए तैयारी के बारे में विस्तृत विचार रखे हैं। इस पुस्तक में आई.के. तैमली जी ने अपनी दूसरी पुस्तक साइंस ऑफ योगा को जगह जगह पर रेफर भी किया है, अतः हम उस पुस्तक का भी रेफरेंस लेंगे। ये अभी स्लाइड दिख रही है? हाँ, यस सर, दिख रही है। जी जी। ये चैप्टर 23 की अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ ऑकल्टिज्म। ये आई.के. तैमली जी ने इसके बारे में एक आर्टिकल भी लिखा था। एक मिनट, अभी ये चल नहीं रहा है।
क्या हुआ सर? ये स्लाइड शो आगे चल नहीं रहा, मेरे को लग रहा है। एरो एरो नीचे दबाइए। दिखाई एरो दे रही है नीचे राजीव जी? हाँ, आ गई, सेकंड स्लाइड आ गई सर। आ गई। अच्छा, ठीक है। जी तो जी। यहाँ पे मतलब एरो दबाना पड़ेगा इसमें हर बार। हाँ कुछ। नॉर्मली नॉर्मली हम लोग एरो की से चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब चल रहा है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे दो बुक्स की बात यहाँ की गई है। एक तो सेल्फ कल्चर जो हम लोग बुक ले रहे हैं, इसका चैप्टर 23। और इसमें ज्यादातर चूंकि साइंस ऑफ योगा की बात की है, इनकी अपनी ही दूसरी पुस्तक है, इसके बारे में भी यहाँ पे हमने जैसा कहा हम लोग रेफरेंस लेंगे। तो ये जो चैप्टर 23 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रिपरेशन फॉर योगा। जैसा कि आई के तैमली जी ने इसको मॉडिफाई करके और रिवाइज करके फरवरी 67 में दी थियोसॉफिस्ट में भी ये पब्लिश हुआ था। ये बुक तो 1945 में ही प्रिंट हो गई थी, मगर ये जो है इन्होंने आर्टिकल अलग से मॉडिफाई और रिवाइज करके अलग से पब्लिश किया। तो हम इसमें से जो इन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया है उससे भी लेंगे। यहाँ पे हम अगर देखें तो योगा की डेफिनेशन के बारे में हम आते हैं कि योगा क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो एनी बेसेंट की बुक है एन इंट्रोडक्शन टू योगा, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेफर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि एजुकेटेड एंड थॉटफुल मैन एंड आपकी वीमेन। आवाज नहीं आ रही राजीव जी। हेलो, एक मिनट, आवाज अभी नहीं आ रही। नहीं, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ मैं जी वही जी कह जी। रहा हूँ कि आवाज तो आनी चाहिए। आवाज आ वीडियो, रही है सर। अच्छा वीडियो शायद बंद हो गया था, तो अभी वीडियो भी अगर मैंने ऑन कर दिया तो हाँ, वीडियो भी है, आवाज भी है, पीपीटी हाँ भी है सर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एनी बेसेंट जी ने कहा है कि एजुकेटेड एंड थॉटफुल मैन एंड वीमेन यू ऑलरेडी आर। वो कह रहे हैं कि हम लोग एजुकेटेड थॉटफुल लोग हैं और अपनी लैडर में हम आगे बढ़ रहे हैं, जो डीटी के लिए हमको आगे बढ़ना है। तो ये कह रहे हैं कि द लॉन्ग लेटर विच सेपरेट्स द प्रेजेंट आउटर फॉर्म ऑफ द डीटी इन यू फ्रॉम हिज फॉर्म इन द डस्ट, द मैनिफेस्ट डीटी स्लीप्स इन द मिनरल। ये इन्होंने बहुत ही स्वीपिंग स्टेटमेंट काफी जगह लिखा है। और यहाँ पे भी जो है इसको ही इन्होंने यहाँ पे टेकअप करा है। तो ये लिख रही हैं कि द मैनिफेस्ट डीटी स्लीप्स इन द मिनरल एंड स्टोन, ही बिकम्स मोर एंड मोर अनफोल्डेड। अनफोल्डेड ऑफ व्हाट? ये इन्होंने वर्ड नहीं लिखा है। ये कॉन्शियसनेस का अनफोल्डमेंट है जिसकी यहाँ बात हो रही है। तो ये कह रही है वेजिटेबल्स, एनिमल्स और मैन में लास्ट में कल्मिनेशन होता है। तो एक ऑर्डिनरी मैन जब बनता है, यानी इंडिविजुअलाइजेशन जब होता है, उसके बाद की उन्होंने बात करी है। तो इन्होंने बहुत जबरदस्त यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों के सामने एक रखा है, हैविंग डन सो मच। वो कह रहे हैं कि हम 10 से और यहाँ तक आ गए हैं, ये सारी किंगडम पार करते हुए। और वो कह रही है हैविंग डन सो मच शैल यू नॉट डू मोर। हम और ज्यादा नहीं करना चाहते। क्यों हम पीछे जाना चाहते हैं? क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो चॉइस है, जैसा हम जानते हैं। या तो हम आगे बढ़ें और एक पायनियर बने और दूसरे को भी हेल्प करें इस रास्ते में, और दूसरा है कि हम लेगर्ड हो जाएं, हमको ही कोई खींच के ले जाए। सिर्फ इतनी ही चॉइस है हमारे पास, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। और हम सब लोगों को आगे बढ़ना ही है, अनफोल्डमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस करना ही करना है। विद द कॉन्शियसनेस सो फार अनफोल्डेड, डज इट सीम इम्पॉसिबल दैट इट शुड अनफोल्ड द फ्यूचर इनटू डिवाइन। वो कह रही है कि डिवाइन के लिए हम अपनी तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यू हैव प्रैक्टिस्ड योगा। अब दूसरी जगह से उन्होंने कहा है कि योगा है क्या। वो कह रही है हमने अनकॉन्शियसली पीछे भी इसको करा है, मिनरल में, एनिमल स्टेज में, सारी स्टेजेस में और वेजिटेबल किंगडम में। तो हम इसको अनकॉन्शियसली करते हैं, यहाँ पे हमको कॉन्शियसली करना है। इवन बिफोर योर सेल्फ कॉन्शियसनेस हैड सेपरेटेड इटसेल्फ वाज अवेयर ऑफ इटसेल्फ। तो जब
हेलो, प्रेजेंटेशन आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आ रही ना? हेलो हेलो, नहीं आ रही। अभी प्रेजेंटेशन नहीं आ रही, दोबारा से करता हूँ मैं। यस, स्क्रीन दिख ऑन। रही है? अभी दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे एनी बेसेंट जी कह रही हैं, योगा इज द रेशनल एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ द अनफोल्डिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, सेल्फ अप्लाइड इन एन इंडिविजुअल केस। तो इसको सेल्फ अप्लाई करना है। अनफोल्डिंग ऑफ कॉन्शियसनेस हो तो पहले से रही थी, क्योंकि अनफोल्ड होती है कॉन्शियसनेस, जैसा हम जानते हैं। तो ये धीरे धीरे परत दर परत, जैसे एक फूल है, बंद है कली, और वो धीरे धीरे खिलती है। जैसे हम ये भी समझ सकते हैं इसको कि कोई गिफ्ट है, वो 100 रैपर्स के अंदर रखा है बहुत, और उसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल कोई चीज है, जैसे वैसे ही हम लोग का कॉन्शियसनेस है। हम लोगों ने उसको अनफोल्ड करना है कॉन्शियसनेस को, और ये ऑर्डिनरी अनफोल्डिंग ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, ये ही योगा है। और ये एनी पेशेंट की कह रही हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं योगा के बारे में और थोड़ा सा समझते हैं। भगवत गीता का 2nd चैप्टर का 48वां सूत्र या श्लोक ये कह रहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगम उच्यते। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, परफॉर्म एक्शन। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आप परफॉर्म करें एक्शन को। वो अर्जुन को कह रहे हैं, ड्वेलिंग इन यूनियन विद द डिवाइन, ये आवश्यक चीज है। रिनाउंसिंग अटैचमेंट, योगा है क्या? ये कह रहे हैं रिनाउंसिंग अटैचमेंट, अपने संगम त्यक्त्वा, संग को छोड़ देना है। कोई भी अटैचमेंट जो है उसको हमने छोड़ के आगे बढ़ना है, और बैलेंस्ड रहना है किसी भी परिस्थिति में, चाहे सक्सेस हो चाहे फेल्योर हो। और इसकी डेफिनेशन इन्होंने दी है, इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड योगा, समत्वम योगम उच्यते। समता है, योग माने समता। इसको हम समझे कि चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हम ड्युअलिटी में जीते हैं, सक्सेस है या फेल्योर है, हीट है या कोल्ड है, दोनों ही हमको परेशान कर। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, थोड़ा कम हो जाता है ठंड में तो हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही हाई लो कहलाता है। मान अपमान, हमारे को कहीं मान मिलता है, कहीं अपमान मिलता है, कहीं यश मिलता है, कहीं अपयश मिल जाता है किसी एक ही कार्य को करने से। कभी हानि मिलती है, कभी लाभ मिलती है, तो हम लोग ड्युअलिटी में जीते हैं। तो यहाँ समता की बात की जा रही है कि योग समता है। हमको समता में जीना है। अब नेक्स्ट देखें, इसका 50वां सूत्र है, श्लोक, चैप्टर 2 गीता का ही। उसमें कहा गया है, बुद्धि युक्तो जहाति उब सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशल। योग की दूसरी डेफिनेशन दी है इन्होंने, कहा योगा इज स्किल इन एक्शन, कार्य को बहुत अच्छे से करना, स्किलफुल, तो इसको योगा कहा है। और यूनाइटेड टू द प्योर रीजन, वो कह रहे हैं बुद्धि युक्ता, बुद्धि के साथ करना। और जैसा कि हम लोगों ने ऊपर समता की बात की थी, वन अबेंडनथ हियर बोथ गुड एंड इविल डीड्स, कोई भी बुरा या अच्छा कर्म सारे ही उसको बांधते हैं। तो वो कह रहे हैं कि योग में आप आओ, तो स्किल इन एक्शन इज योगा।
ये अनदर डेफिनेशन दी है योगा कर्मसु कौशल। और जब हम लोगों ने समझा था कि इन सब से अलग हो जाएं, चाहे गुड और इविल कुछ भी है, दोनों एक ही हैं और दोनों हमको बांधते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट इनके चैप्टर पे आते हैं। अभी तक हम लोग योग की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आई के तैमनी जी कह रहे हैं कि जो पहला चैप्टर है योग सूत्र का, जो कि समाधिपाद है, इन्होंने चालू किया है समाधिपाद से। और दूसरा चैप्टर साधना पाद है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले चैप्टर को पढ़ने से यहाँ पे आई के तैमनी जी कह रहे हैं कि काफी लोग ये सोच सकते हैं ये बहुत ही सूक्ष्म मेंटल प्रोसेस है जो पहला चैप्टर है, और ये एक ऑर्डिनरी आदमी के लिए नहीं है, और वो बस इसकी थ्योरेटिकल स्टडी कर सकता है और उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने किसी अगले जन्म के लिए, जब ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस या मेंटल स्पिरिचुअल फैकल्टीज उसकी डेवलप हो जाएं, तब ही कर पाएगा। वो कह रहे हैं काफी लोगों का ऐसा सोचना है। वो कह रहे हैं ये एक इम्प्रेशन है जो कि ठीक नहीं है, मगर काफी नेचुरल है, क्योंकि लोग ऐसा ही समझते हैं दुनिया में। तो उसकी वजह से ये समझा जाता है कि ये बहुत मुश्किल है और इस पे योग के मार्ग पे नहीं चला जा सकता। अब वो आगे कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इसको योगा की फिलॉसफी को बनाया था, जिन्होंने इसकी इलेबोरेट टेक्निक बनाई थी, वो जो वीकनेसेस है ह्यूमन नेचर की, इनको बहुत अच्छे से जानते थे। ये नहीं कहा जा सकता कि वो जानते नहीं थे इसलिए उन्होंने बनाया नहीं था, मगर वो कह रहे हैं कि इंसान लिमिटेशंस, इल्यूजन्स, माया में भर फंसा हुआ है, लिमिटेशंस में है। तो उसकी एक ऑर्डिनरी आदमी की जिंदगी उन्हें पता थी, और उन्होंने इसीलिए इसको कहा है कि जो भी चाहे इससे निकल सकता है और इसकी शुरुआत करे और लगातार कार्य करे, इस पे सतत कार्य करे, तो वो इससे योगा के मार्ग में अपनी तैयारी कर सकता है। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि एक छोटा सा भी हमको दुनियावी कोर्स करना होता है। जैसे एक बच्चे को मान लो ये सोच के चल रहा है कि उसको मैथमेटिक्स में, इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वो उसको पीएचडी या बहुत आगे तक पढ़ना है, तो वो कह रहे हैं कि वो एक ग्रेजुएटेड कोर्स ऑफ ट्रेनिंग है। तो वो सतत रूप से अगर लगा रहेगा और बराबर पढ़ाई करता रहेगा या अपने उद्देश्य में लगा रहेगा, तो वो उसको कर लेगा। वो एक एग्जाम्पल देके इसको समझा रहे हैं। ऐसे ही ह्यूमन ग्रोथ और एवोल्यूशन का भी है। ये कह रहे हैं कि हम लोग दुनिया में भी कोई छोटी सी चीज भी लेते हैं, किसी बच्चे को कैरियर बनाना है, तो वो बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ाई करता है, सिस्टमेटिकली चलता है, मगर उसको प्रिपेयर रहना पड़ता प्रोलॉन्ग्ड और स्ट्रीनुअस एफर्ट के लिए, लगातार। और यही यहाँ पे भी है, अनवरत कार्य करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और हम सब लोग वहां पे पहुंच जाएंगे, ऐसा ये कह रहे हैं तैमनी जी। मगर हम इसमें जो है, जब ऐसी चीजें आती हैं तो सोचते हैं नहीं है, तो ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि काफी लोग ऐसा सोच के इस कार्य को करते ही नहीं है। अब जैसे कि एक बच्चा है, वो मैथमेटिशियन बनना चाहता है, तो शुरू में तो सिर्फ अपने 4 एरिथमेटिक के वही रूल्स पढ़ के और धीरे धीरे एक एक स्टेज करके मास्टर करता जाएगा। ये तो नहीं है कि वो फर्स्ट या सेकंड क्लास से ही बहुत आगे बढ़ जाएगा। उसको पीएचडी करनी है, सब कुछ ठीक है। मैथमेटिक्स में इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया
तो इंटीग्रल या डिफरेंशियल कैलकुलस से कहते हैं यूनिवर्सिटी का वो तो नहीं करेगा शुरू में, मगर फाइनल सक्सेस उसका एश्योर्ड है अगर वो अपना एफर्ट नहीं छोड़ता। और वो कह रहे हैं कि यही इंसान के साथ है, यही इस दुनियावी चीजों में जो हम देखते हैं, वैसे ही हमको योग के लिए भी अपने को तैयारी करनी है। और ये हाईएस्ट ऑब्जेक्ट है ह्यूमन एफर्ट का, जो कि कल्मिनेशन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन है। हम जाने कि इसको परिणति है इसकी कि हम आगे बढ़ेंगे, सुपर ह्यूमन बनने के लिए तैयारी करेंगे। तो उसके लिए हम ये ऑर्डिनरी कॉमन सेंस और एक्सपीरियंस की चीजें वो कह रहे हैं हम लोग भूल जाते हैं। अब यहाँ पे हम जो है तैमनी जी कह रहे हैं कि हम इमेजिन करते हैं, या तो हम शुरुआत ही नहीं करते और या फिर हम सोचते हैं तुरंत सब कुछ मिल जाएगा। हमको सतत अनवरत प्रयास करते रहना है और लगे रहना है, और एक दिन हम उस चीज में मास्टर हो जाएंगे। किसी भी क्लास में, जैसे आज फर्स्ट क्लास में बैठे हैं तो कल सेकंड में, थर्ड में, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। मगर हम अगर ये सोच लेंगे कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, या कुछ सालों में, कुछ समय में, क्योंकि ये चीज बहुत लंबी प्रक्रिया है और इसको करने में हमको समय लगेगा। ये सोच के हम चले तो ये आगे कह रहे हैं, सो वी गो ऑन पोस्टपोनिंग दिस एफर्ट। हम योगा के मार्ग में आगे चलते ही नहीं। ये तैयारी की बात कर रहे हैं कि हम लोग तैयारी के लिए भी अपने परिश्रम नहीं करते हैं, और इसलिए हम एक जन्म से दूसरे जन्म में वहीं के वहीं रुके रहते हैं। यही हम सब की प्रॉब्लम है, जो ये तेमनी जी कह रहे हैं कि हम एक कॉमन सेंस एटीट्यूड नहीं रखते। कोई दुनियावी चीज है तो हम जरूर वो कर लेते हैं, मगर अगर ऐसी कोई चीज है योगा या कहीं लग के अपने जीवन को सुधारने की, उसमें हम छोड़ देते हैं, या उसके ऊपर अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाते, या सतत प्रक्रिया नहीं करते। सतत हमको इसमें अभ्यास करना है। ये नहीं है आज करा कल भूल गए, 4 दिन बाद करा फिर 4 दिन बाद छोड़ दिया, तो हम वहीं पे वहीं रह जाते हैं। ये आवश्यक चीज है। अब यहाँ पे देखें, ये हाईएस्ट ऑब्जेक्ट क्या है ह्यूमन एफर्ट का। कल्मिनेशन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, जैसा कि हम जानते ही हैं, involves a complex and multifaceted process spanning vast periods of time and many reincarnation। इसमें बहुत बहुत जन्म लगते हैं और काफी लंबा समय होता है। और ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है लिबरेशन की है, दिस इज अनकॉन्शियस अनफोल्डिंग, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्योरली कॉन्शियस अनफोल्डिंग ऑफ लेटेंट डिवाइन पोटेंशियल है। एनी पेसेंट जी ने अभी बोला था, जो हम लोगों ने समझा। सॉरी, मेरे को थोड़ा सा जो है ठीक नहीं है, मगर मैं कोशिश कर रहा। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन और एनलाइटनमेंट की बात यहाँ पे कह रहे हैं कि फंडामेंटल एम यही है कि हम कॉन्शियस रियलाइजेशन करें और कॉन्शियस पार्टिसिपेशन करें एवोल्यूशन में। और हम लोगों को बहुत जन्मों के बाद हम लोग एडेप्ट्स के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं, और हमको वहां जाना ही है। यहाँ पे हम देखें, थर्ड फंडामेंटल प्रपोजिशन भी सीक्रेट डॉक्ट्रिन का यही कहता है कि ऑल सोल्स आर फंडामेंटली आइडेंटिकल एंड आर एमिनेशंस ऑफ द यूनिवर्सल ओवर। undergoing an obligatory pilgrimage through cycles of incarnation governed by karma। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हम सब लोग एक परमात्मा के अंश हैं, और हम सब लोगों के अंदर वही आत्मा है जो परमात्मा में है, और हमको ऑब्लिगेटरी पिलग्रिमेज है
ये आवश्यक तीर्थ यात्रा करनी ही करनी है, हमको आगे बढ़ना ही बढ़ना है और कोई तरीका नहीं है। और इनकारनेशन, रीइंकारनेशन, बार बार जन्म लेके और कर्मों के साथ अपने को आगे बढ़ाना है। तो इसमें हमको कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है। डिवाइन स्पार्क हमारे अंदर है, उसको सेल्फ कॉन्शियस एक्सपीरियंस में बदलना है और इस दुनिया में हमको कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू आगे बढ़ते रहना है और सारे अनुभवों को समेटते हुए आगे चलना। तो यहाँ पे 4-5 चीजें हैं, जैसे कि फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ सोल्स। हम सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग एक ही हैं, उस परमात्मा के अंश हैं और हम सब आत्मा। ऑब्लिगेटरी पिलग्रिमेजेस, साइक्लिक और कार्मिक लॉज हमको गवर्न करते हैं और कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन है। सेल्फ रियलाइजेशन हमारे को जर्नी, हमारी जो अल्टीमेट गोल है वो आत्म साक्षात्कार है। अब देखें, एट द फीट ऑफ द मास्टर में भी यही बात कही गई है। गॉड हैज ए प्लान एंड दैट प्लान इज एवोल्यूशन। व्हेन वंस ए मैन हैज सीन दैट and really knows it, he cannot help working for it and making himself one with it because it is so glorious, so beautiful. ये हम लोग जानते ही हैं ये स्टेटमेंट। तो हमको क्या नाम है, एक जो प्लान है उसके साथ आगे बढ़ना है। तो यही योगा है, इसी की बात की जा रही है, कॉन्शियस अनफोल्डिंग ऑफ। हम लोग सब लोगों को अपने को कॉन्शियसली अनफोल्ड करना है, अपनी कॉन्शियसनेस। और अभी तक जो अनफोल्डिंग होता रहा वैसा अब नहीं आगे होना है, क्योंकि हमको आगे कॉन्शियसली आगे बढ़ना है और अपने को आगे बढ़ाना है, ताकि जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि हम लोग पायनियर बने, दूसरे को हेल्प करें, तो गॉड्स के साइड में हैं। हम अच्छा करें और एविल को रजिस्ट करें, एवोल्यूशन के मार्ग पे बढ़ें और सबकी हेल्प करें और सेल्फिशनेस में नहीं पड़ें। अब चैप्टर 2 में भी एट द फीट ऑफ द मास्टर में देखें, वो कह रहे हैं यू मस्ट कंट्रोल योर थॉट, यू मस्ट नॉट लेट इट वांडर। हमने इसको इधर उधर थॉट्स को नहीं जाने देना है और जो काम कर रहे हैं उसको परफेक्टली करना है और अपने माइंड को आइडल नहीं छोड़ना है। और बैकग्राउंड में अच्छे थॉट्स रखने हैं कि द मोमेंट इट इज फ्री, उसमें अच्छे थॉट आके हम उन पे ही सोचें। आगे कहा जा रहा है यूज योर थॉट पावर एवरी डे फॉर गुड पर्पस, बी ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन। हमको अच्छी चीज के लिए ही सोचना है और एक फोर्स बनना है एवोल्यूशन की दिशा में। ये योगा है। थिंक ईच डे ऑफ समवन हू यू नो टू बी इन सॉरो और सफरिंग। तो हम हर रोज ये सोचें कि कोई इंसान दुख में है, सफरिंग में है, तो उसकी हेल्प करें और उसके लिए अच्छे थॉट्स दें। टैमनी जी कह रहे हैं कि साइंस ऑफ योगा और दूसरी साइंसेस के तरह ही मास्टर की जा सकती है, यानी इसके ऊपर हम पूरी तरह विक्ट्री कर सकते हैं अपने सेल्फ के ऊपर। लोअर सेल्फ को हायर सेल्फ के साथ अट्यूनमेंट करना हमारा उद्देश्य है। तो जैसे बाकी दुनिया की साइंसेस है, वैसे ही साइंस ऑफ योगा भी है, जो इन्होंने बुक का नाम भी अपनी योग सूत्र वाली बुक का रखा है, साइंस ऑफ योगा। आगे वो कह रहे हैं वी बिगिन विद सिंपल थिंग्स। वो कह रहे हैं हम लोग सिंपल थिंग्स से आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, स्टेप बाय स्टेप, फ्रॉम द सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, फ्रॉम इजी प्रैक्टिसेस टू द मोर डिफिकल्ट। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे भी आए, धीरे धीरे आए, एक साथ नहीं। जैसे एक बच्चा है, धीरे धीरे जो बड़ा होगा सॉल्व करता जाएगा, तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएं। फिर डिफिकल्ट चीज प्रैक्टिसेस करें, पहले इजी प्रैक्टिसेस से स्टार्ट करके
तो ऐसे ही हमको आगे बढ़ता रहना। बिल्कुल सामान्य दशा में ये कह रहे हैं कि हम सब लोगों को कार्य करना है और अपने को अधिक से अधिक अनवरत इस प्रयास में लगा के रखना। तो कह रहे हैं शुरू में हम कुछ प्रिलिमिनरी प्रैक्टिसेस और डिसिप्लिन की बात करेंगे जो हमको आगे जाके हायर योगा में पहुंचाने की कैपेसिटी रखेगा। तो हमको इसके लिए तैयार रहना है। जो प्रिलिमिनरी प्रैक्टिसेस है उसको लगातार करना है डेली बेसिस पे और हमेशा करना है और अपने ऊपर स्व अनुशासन भी रखना। आगे वो कह रहे हैं कि ऑन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट पोटेंशियलिटीज हिडन इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, जैसा हम जानते हैं हर इंसान के अंदर अलग अलग कैपेसिटीज हैं, अलग अलग उसके अंदर योग्यताएं हैं, अलग अलग कैपेसिटीज हैं, अलग अलग उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज मिक्स्ड है। तो हम सब के अंदर हिडन है और ये कह रहे हैं कि जो हमारी प्रोग्रेस है ये सालों में नापी नहीं जा सकती, मतलब इसको ईयर्स ऑफ वर्क में नहीं कह सकते। ये धीरे धीरे ग्रोथ करनी है हमने कैपेसिटीज की और चेंजेस इन आवर माइंड एंड एटीट्यूड। तो हम लोगों ने धीरे धीरे अपना माइंड एटीट्यूड में चेंजेस लाने हैं इस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए, और ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा। इसलिए डिफरेंट पोटेंशियल्स है हमारे सबके अंदर और हमने अपनी शुरुआत वहां से करनी है। ऐसा नहीं है कि जो जहाँ पे है वो वहीं से चलेगा, वो एकदम सोच ले कि भाई हम तो बहुत आगे से चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो जहाँ पे खड़ा है उसी जगह से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। अब हम देखें, दीज लेटेंट एबिलिटीज एंड कनेक्शंस आर एक्टिवेटेड थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस such as meditation, virtuous living and understanding laws like karma and reincarnation। तो ये जो हमारी लेटेंट एबिलिटीज हैं, जो कि हमारे यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का थर्ड ऑब्जेक्ट भी यही है, टू इन्वेस्टिगेट अनएक्सप्लेन्ड लॉज ऑफ नेचर एंड पावर लेटेंट इन मैन। तो हमको अपनी लेटेंट एबिलिटीज के बारे में बराबर पता करते रहना चाहिए और इसमें होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है लेटेंट एबिलिटीज, उनको हमने और बढ़ाना है, जहां तक है वहां से आगे बढ़ना है। और ये जन्म दर जन्म आगे बढ़ती जाती हैं क्योंकि हर इनकारनेशन में हम बेटर होते जा रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बात की जा रही है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन, वर्चुअस लिविंग और अंडरस्टैंडिंग कर्म और इनकारनेशन के साथ हमारे अंदर एवोल्यूशन आगे बढ़ेगा। अब हम लोग आते हैं, तैमनी जी कह रहे हैं कि जो फर्स्ट सूत्र है चैप्टर 2 का, वो नटशेल में जनरल आउटलाइन दे रहा है कि प्रिलिमिनरी और प्रेपरेटरी ट्रेनिंग जो हमको करना है डेली लाइफ में, उसके बारे में एस्पायरेंट को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कह रहे हैं, कैन स्टार्ट एट वंस। वो कह रहे हैं इसको तुरंत स्टार्ट करना। अब हम ये नहीं सोचे कि हम कर लेंगे, 1 साल बाद कर लेंगे, 6 महीने बाद कर लेंगे, भाई यहाँ पे हम टालते रहे। तो ये कह रहे हैं कि हमने इसको स्टार्ट करना है एस्पायरेंट को। एवरी एस्पायरेंट कैन स्टार्ट एट वंस। वो कह रहे हैं जो भी है जहां भी है वहीं से स्टार्ट कर सकता है। एंड ले ए साउंड फाउंडेशन ऑफ ए योगिक लाइफ। और योगिक लाइफ के लिए एक फाउंडेशन, एक नींव अच्छी सी रख सकता है। मगर लास्ट 2 वर्ड्स में उन्होंने उस बात को बहुत क्लैरिटी से कहा कि हमको सिस्टमैटिकली काम करना है और इनर्जेटिकली करना है। ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि अपने आप हो जाएगा, बस हम शुरुआत कर लें और हम करें नहीं। तो सिस्टमैटिकली करना है और एनर्जेटिकली करना है। जैसे हम दुनियावी कोई भी कार्य करते हैं वो इसको बहुत अच्छे से करना है। इवन दुनियावी कार्य जो हम करते हैं वो भी हम ठीक से करना चाहते हैं, मगर हम जब भी कभी यौगिक लाइफ या इन सब की बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं एकदम से करें और
हमारे अंदर बदलाव आ जाए। तो ऐसा नहीं है, जन्म जन्म में जो हमने कार्य किए हैं हम सब लोग जानते हैं कि हम उसी लूप में रहते हैं, उससे निकलना इतना आसान नहीं है। तो अब ये पहले सूत्र की बात की जा रही है सेकंड चैप्टर में, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पहले मतलब चैप्टर में समाधि पाद में बहुत मुश्किल लगता है कि कोई पढ़े तो उसको कैसे करेगा। तो साधना पाद के जो दूसरा चैप्टर है उसमें पातंजलि योग सूत्र में पहले चैप्टर के पहले सूत्र में आप ये देखिए कह रहे हैं कि तपा स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योगा। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, क्रिया योगा, ये तीन चीजें हैं जो वो रेगुलर करता रहे। ऑस्टेरिटी, सेल्फ स्टडी, रेजिग्नेशन टू ईश्वर कंस्टिट्यूट प्रिलिमिनरी योगा। तो इसमें तपस्या करनी है, उसको अपने अंदर सेल्फ एनालिसिस या अपने को बराबर सतत रूप से सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ स्टडी करते ही रहना है। और ईश्वर में रेजिग्नेशन या ईश्वर प्राणिधान जिसको कहते हैं कि गॉड्स विल इज सुप्रीम, ये प्रिलिमिनरी योगा इन्होंने कहा है। आगे तेमनी जी कह रहे हैं कि जो प्रेपरेटरी सेल्फ डिसिप्लिन है, ये जो अनुशासन है, स्व अनुशासन का जो तैयारी है, ये ट्रिपल है नेचर में। ये तीन चीजों की तैयारी करनी है हमारे ह्यूमन बीइंग के जो तीन नेचर है उसके बारे में। तो कह रहे हैं तपस इज रिलेटेड टू हिज विल, जो हमारी विल है उससे तपस रिलेट करता है, यानी तपस्या। स्वाध्याय इंटेलेक्ट को डेवलप करने के लिए है, और ईश्वर प्राणिधान जो है वो इमोशंस के लिए। This discipline therefore tests and develops all the three aspects of his nature and produces an all-rounded balanced growth of the individuality, which is so essential for the attainment of any high ideal. तेमनी जी कह रहे हैं कि अनुशासन बहुत आवश्यक है इन तीनों नेचर के एस्पेक्ट को डेवलप करने के लिए, और हमारी डे टू डे लाइफ में बराबर परीक्षा होती रहेगी। हम देखें एक जनरल डे का, अगर हम ये करना चाहते हैं तो बार बार लगता है छोड़ो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, हम देर से उठ जाएंगे। एक छोटी सी चीज है, सवेरे उठने के लिए ही हम लोग पहले मुश्किल में पड़ते हैं। तो कहने का अर्थ है कि अपने नेचर को चेंज करना ये बराबर टेस्ट होता रहेगा डेली लाइफ में हमारा, अगर हम इसको करेंगे तो, करने की कोशिश करें। और यही सब जगह कहा गया है, सब धर्मों में, सब चीजों में, कि हमको अपने को बदलना है। तो ये कह रहे हैं कि इट प्रोड्यूसेस एन ऑल राउंड एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअलिटी। जो इंडिविजुअलिटी है उसकी बैलेंस ग्रोथ करेगा, और जो किसी भी अटेनमेंट के लिए, किसी भी आइडियल को पाने के लिए आवश्यक है। हम सब लोगों को इसको करना है, ये तीनों चीजें, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। ये कह रहे हैं काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन है कि संस्कृत में जो इसको क्रिया कह दिया, क्रिया योग कहा है, तो ये कह रहे हैं कि ये प्रिलिमिनरी और प्रैक्टिकल दोनों है। कुछ लोग इसको प्रिलिमिनरी मानते हैं, कुछ प्रैक्टिकल, मगर तेमनी जी कह रहे हैं ये दोनों ही प्रैक्टिकल और प्रिलिमिनरी है। मतलब ये इनिशियल है, प्रारंभिक है, हमको यहाँ से शुरुआत करनी है, और यही प्रैक्टिकल है। हमको अगर ये तीन चीजें करेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम एडवांस स्टेज में पहुंच सकते हैं। इससे कैपेसिटीज वो कह रहे हैं हमारी बढ़ती जाएंगी, और ये थ्योरेटिकल स्टडी हमारी वैसे कितनी भी स्टडी हो, डीप स्टडी, उससे अकेले काम नहीं चलेगा। और ये क्रिया योग जो है ये पार्ट है चैप्टर 2 के 32 सूत्र जो है, 32वां सूत्र जो है साधना पाद का, वो हम देखें, उसकी चर्चा हम थोड़ा बाद में करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये है शौच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधाना नियमा। ये नियम है, क्या है? प्यूरिटी, कंटेंटमेंट, शौच और संतोष,
तो ये दो चीजें इन्होंने हटा के पहले सूत्र में ये तीन चीजें रख दी, ऑस्टेरिटी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ सरेंडर। तो ये हम धीरे धीरे अगर करेंगे तो ये शुरू की दो चीजें, प्योरिटी, कंटेंटमेंट, भी हम कर पाएंगे और आसान होगा हमारे लिए करना। अब हम लोग तपस के बारे में बात करते हैं। तपस क्या है, ये तीन इसके जो शब्द हैं, इन तीनों शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। तपस ये कह रहे हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है और इसका कोई इंग्लिश इक्विवेलेंट नहीं है। मगर इसको समझा जा सकता है। इसके तपस का अर्थ है प्यूरिफिकेशन। हमारे अंदर शुद्धता हमने बढ़ाते जाना है, शुद्धि करनी है और सेल्फ डिसिप्लिन करना है, अपने अंदर अनुशासन लाना है, स्व अनुशासन और तपस्या करनी है। ये सारे इसके अर्थ हैं, तीनों अर्थ, कि अपने को ज्यादा से ज्यादा हम शुद्ध बनाएं, अपने को डिसिप्लिन करें, यानी अपनी फिजिकल बॉडी को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करें, और उसके लिए तपस्या जो शब्द दिया है ये भी इसी का अर्थ है। अब आगे ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि वेरियस प्रैक्टिसेस, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस आती हैं कि कैसे हमने इसको प्यूरिफाई और डिसिप्लिन करना है। लोअर नेचर को, जो हम जानते हैं कि हमारा लोअर नेचर बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं है और जीवात्मा के साथ नहीं चलना चाहता। तो ये जो लोअर नेचर है, जो व्हीकल्स हैं हमारी, वो जीवात्मा के नियंत्रण में लाना ये आवश्यक है। आइडन विल के द्वारा, विल अपनी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति हमको करनी है और जीवात्मा के कंट्रोल में लाना है, यानी हायर नेचर के अंडर में हमको कार्य करना है, लोअर नेचर को एट्यून करना है हायर नेचर के साथ। यही हमारा उद्देश्य है। इसका अर्थ ये भी कहा जाता है कि हीटिंग, जैसे सोना है, सोना एलॉयड है, मतलब मान लो उसके अंदर बहुत सारी धातुएं मिली हैं, ऐसा हम सब हैं। अगर हम लोग अपने अंदर की जो अभी आत्मा की बात करी थी, तो उसमें बहुत मल है, बहुत सारी और चीजें हैं जो ड्रॉस है, उसको हमने समाप्त करना है। कैसे? हीटिंग, हीटिंग मीन्स खूब गर्म करना है, तप मीन्स तपस्या करके, और ताकि प्योर गोल्ड रह जाए, शुद्ध सोना रह जाए और जितना भी अशुद्धियां हैं वो उससे बाहर हो जाएं। ये भी इसका अर्थ है और यही कैरेक्टर बिल्डिंग है जिससे हमको अपने को प्यूरिफाई करना है और लोअर व्हीकल्स को कंट्रोल में लाना है हायर सेल्फ के साथ और उसके अकॉर्डेंस ही कार्य करना। इसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे फास्टिंग, ऑब्जर्विंग वाउज ऑफ वेरियस काइंड्स। अलग अलग रिलीजन, अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके से ये तपस्या बताई गई है। चाहे जैनिज्म ले लें, चाहे कोई और धर्म ले लें, चाहे बुद्धिज्म या कोई भी, हम लोगों को ये चीजें सब जगह मिलेंगी। किसी भी रिलीजन या जो भी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, इन सब के अंदर हम लोग देखते हैं कि तपस एक आवश्यक अंग है आगे बढ़ने के लिए, किसी भी रिलीजन में भी गई। अब यहाँ पे आई के तैमनी जी कह रहे हैं कि कुछ मिसगाइडेड लोग हैं जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी वोज करते हैं, जैसे कि कोई हाथ उठा लिया और उसको सालों साल वहीं खड़ा कर रखेंगे हाथ को, या पैर, एक पैर पे खड़े हो गए। तो ये सब आसुरिक है, डेमोनियकल है और ये नहीं करनी है। सिस्टमैटिक प्रैक्टिस करनी है तप की। ये यहाँ पे बात आ रही है सिंपल एंड इजी एक्सरसाइजेस। एक्सर्शन ऑफ विल पावर,
और धीरे धीरे फिर हम डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस के लिए अपने को तैयार कर पाएंगे इच्छा शक्ति के बल पर। और जो ऑब्जेक्ट है इसका, वो कह रहे हैं वो ये है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को, जो कि व्हीकल्स के साथ एसोसिएट हो गई है, जुड़ गई है, क्योंकि हम लोग जो कार्य करते हैं इस शरीर को हम सेल्फ समझ लेते हैं, जबकि ये शरीर अलग है और कॉन्शियसनेस अलग है। तो इसमें को डिसएसोसिएशन करना है, यही ऑब्जेक्ट है योगा, कि हम समझे कि हम शरीर नहीं हैं। तो इसकी बात यहाँ पे की जा रही है कि एक ऑब्जेक्ट हमारा जो है धीरे धीरे तपस का वो ये है कि हम अपने को जाने। ऑर्डिनरी इंसान के लिए ये कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस व्हीकल्स के थ्रू काम करती है और उसके साथ एकाकार हो जाता है। तो धीरे धीरे तपस जो है वो धीरे धीरे ये एसोसिएशन को कम करता है, यानी लूज होती हैं ये तपस से। हमारा जो कॉन्शियसनेस के साथ एकाकार है वो खत्म होता है, कम होता जाता है धीरे धीरे जाके, बहुत बहुत प्रयास करने पे। तो ये सेल्फ और नॉट सेल्फ का जो चक्कर है कि हम सेल्फ हैं मगर हम नॉट सेल्फ के साथ अपनी वननेस कर लेते हैं। तो एटीन्यूएशन मीन्स क्षीण करते जाना है इस नॉट सेल्फ को और इसको अपने से अलग समझने की पूरा प्रयास करना है, ताकि हम इस मार्ग में आगे बढ़े। और यही अस्मिता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम स्वयं क्या है, मगर हम हायर सेल्फ की बजाय अपने को एसोसिएशन के द्वारा अस्मिता हो जाती है और हम इस शरीर को, इस मन को, इन इच्छाओं को ही अपना समझ लेते हैं कि हम ये हैं, मगर हम ये नहीं हैं। तो साधक को इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्यूरिफाई और कंट्रोल करना है अपनी व्हीकल्स को, ताकि वो योगा के लिए अपनी तैयारी कर सके। अब हम लोग स्वाध्याय की बात करते हैं। योगिक लिटरेचर को अच्छे से स्टडी करना और थियोसॉफिकल टीचिंग्स को पढ़ना या इसकी अच्छे से गहराई में मनन चिंतन करना, ये स्वाध्याय का पहला स्टेप है। मगर ये यही समाप्त नहीं होता और इसको आगे लेके आगे बढ़ना ये आवश्यक है कि हमारे अंदर बराबर कांस्टेंट ब्रूडिंग होती रहे। जैसा कि अभी हम लोगों ने एट द फीट ऑफ द मास्टर के बारे में समझा था कि हमको अच्छे थॉट्स हमेशा बैकग्राउंड में रखने चाहिए। तो हमको ब्रूडिंग और रिफ्लेक्शन होने चाहिए डीपर प्रॉब्लम। जो भी बुक्स में हमने पढ़ा, कहीं भी किया, जिससे कि हमारा माइंड जो रियल नॉलेज है उसको अंदर से उसके लिए तैयारी कर सके। और ये कहते हैं कि फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं लाइफ के, जो कि हम सब लोगों को मेडिटेशन के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहते हैं जब हम इसको स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय माने सिर्फ ये नहीं है कि बुक पढ़ लिया, वो कह रहे हैं कि इसका मनन चिंतन बराबर करना। इसका ऑब्जेक्ट फिलॉसफिकल नेचर का नहीं है कि हमको फिलॉसफिकल चीजें समझनी है, साधक को अपने को यूनाइट करना है। ऑब्जेक्ट इसका ये है स्वाध्याय का कि वो यूनाइट हो जाए और उसकी कॉन्शियसनेस जो है इन शरीरों से अलग हो और वो जाने कि हम शरीरों के थ्रू कार्य कर रहे हैं। और ये हर एक के लिए इतना आसान नहीं है, इसलिए धीरे धीरे इसको करते जाना है और लगातार करना है। आगे ये कह रहे हैं कि मंत्रास भी बहुत हेल्पफुल हैं इस प्रैक्टिस में, और साधक अपने इष्ट देव को जैसे गायत्री मंत्र या प्रणव के द्वारा भी कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। मगर ये इंटेलेक्चुअल स्टडी प्रोग्रेसिव स्टेज में या आगे जाके रिफ्लेक्शन और मेडिटेशन के रूप में होने चाहिए और उसको सारी नॉलेज अपने अंदर से लेनी है, जैसा कि थियोसॉफी कह रही है कि एफर्ट्स करने हैं। और बार बार एनी बेसेंट जी ने इस बात को लिया है कि कीवर्ड क्या है, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। ये कैसे आएगा? धीरे धीरे आएगा। सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते रहे हम, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ का पूरा ध्यान रखें। जी कृष्णमूर्ति को भी हम देखें, वो बार बार इसी चीज को कहते हैं कि हमको ये हर समय करना है और अपने को जानना है कि हम कैसे करते हैं कोई भी चीज।
कैसे हमारे कृत्य होते हैं, कैसे हम उन पे कंट्रोल पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। तो ये हमको बहुत आवश्यक है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है साधक के लिए। ये डेली रूटीन की चीजें, और इसका उद्देश्य है कि हम नॉट सेल्फ को जान सकें और अलग कर सकें। ये बुक्स, डिस्कोर्सेस जो हैं, आदमी के अंदर जाने की एक प्रक्रिया है, जिससे वो अपने अंदर के जो खजाने हैं उसको खोज सके और अपने आप को जान सके, अपने हायर सेल्फ के साथ अट्यूनमेंट कर सके। ये बहुत आवश्यक है। स्वाध्याय एक इंटेंसिव स्टडी से स्टार्ट होता है, डीपर प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, और उसको सारी नॉलेज अपने अंदर से ही लेनी है। सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन पे उसको नहीं रुकना है। ये बात यहाँ पे तैमनी जी कह रहे हैं, और ये स्वाध्याय ही उसके दरवाजे खोलेगा रियल नॉलेज के। तैमनी जी आगे भी कह रहे हैं कि ये हमको अच्छे से जानना है और अपनी कैपेसिटी बढ़ाते रहना है नॉलेज की, अंदर से जो हमें हायर माइंड से मिलेगी उसकी। वो कह रहे हैं कि जब एक लिमिटेड एक्सटेंट तक हमारा पैसेज खुल जाएगा, चैनलाइज हो जाएगा लोअर और हायर माइंड का, तभी हम इस मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे, या हम समाधि के प्रोसेस के लिए अपनी तैयारी कर पाएंगे। ये कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट लोअर माइंड इज प्यूरिफाइड एंड अट्यून्ड टू द हायर सेल्फ। हम सब लोग जानते ही हैं कि हायर सेल्फ के साथ हमको अट्यूनमेंट करना है, और लोअर माइंड को इसलिए प्यूरिफाई और अट्यून करना है कि वो हायर सेल्फ के साथ वननेस अपनी शो कर सके या उसके अनुसार कार्य कर सके। सेकेंड हैंड नॉलेज जो है बुक्स या कहीं से, वो हमको बहुत आगे तक नहीं बढ़ा सकती। इसलिए ये जितने भी मेथड्स हैं, डिवाइसेस हैं, ये हमारे अंदर कैपेसिटी बढ़ाते हैं कि हमने स्वाध्याय से आगे बढ़ना है, सेकेंड स्टेप पे आना है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, ईश्वर प्राणिधानानि। ये ईश्वर प्राणिधान है, ये आवश्यक चीज है, और ये इम्पोर्टेंट है कि हम सबके अंदर ये धीरे धीरे डिवोशन का भी आगे बढ़ता जाए। हम लोग आगे जाके देखेंगे कि कैसे जो है ये क्या नाम, जो कर्म का मार्ग है और ज्ञान मार्ग है और भक्ति मार्ग है, सब एक ही हैं। ये आगे जाके थोड़ा सा हम समझेंगे। मगर समाधि के लिए ये कह रहे हैं कि ये आवश्यक है कि एडवांस प्रैक्टिसेस ईश्वर प्राणिधान की होना चाहिए, जो कि डीपर सेंस में होनी चाहिए। ये सुपरफिशियल रेजिग्नेशन नहीं है। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं आई के तैमनी जी। तो इसकी टेक्निक यही है कि धीरे धीरे अविद्या को हटाए और माया से हटता जाए इंसान, और इन दुखों का कारण समझे, तो वो धीरे धीरे अपने ट्रू नेचर को, अपने स्वरूप को समझ पाएगा, अस्मिता अपने से हटा पाएगा, या अस्मिता को परत दर परत अपने से दूर कर पाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है, और वो बराबर इस कार्य को अनवरत रूप से प्रयास करते हुए आगे चलता रहे, तो वो ईश्वर प्राणिधानानि से एक दिन जो है, ये कह रहे हैं बहुत हायर प्रैक्टिसेस हैं। और भक्ति योग, जो कि हम लोगों ने इससे पहले 2 चैप्टर आए थे, नेचर ऑफ डिवोशन चैप्टर 20 और चैप्टर 21 मीन्स ऑफ डेवलपिंग डिवोशन, वो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। धीरे धीरे उसके अंदर आई डिसअपियर होता जाता है और डिवाइन विल कार्य करती है, जो कि आईलेस सेंटर चाहिए, उसके अंदर आई हटते जाना चाहिए, यानी अस्मिता कम होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्शियसनेस को ये पता होना चाहिए कि वो किसके थ्रू कार्य कर रहा है, वो अलग है, और ये आई लेस सेंटर बनाना है कॉन्शियसनेस का। तो साधक को अपने टेम्परामेंट को बराबर देखना है कि भक्ति के लिए उसकी क्या तैयारी है, क्योंकि ईश्वर प्राणिधान ये बहुत इम्पोर्टेंट इसके लिए बता रहे हैं कि भक्ति योग में नवधा भक्ति भी, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि भक्ति योग में उसको प्रेपरेशन करनी है साधक को और आगे बढ़ने के लिए।
ईश्वर प्राणिधान ये कह रहे हैं कि सेल्फ सरेंडर टू गॉड है, मगर ये आगे जाके हमको बहुत बहुत प्रेम में उतार सकता है, वननेस में कर सकता है। जैसा कि कबीर भी कहते हैं कि प्रेम में फिर प्रेम गली अति साकरी ता में दो न समाये, मतलब दो लोग नहीं हो सकते, वहां वननेस हो जाती है अपने डीटी के साथ। तो ये आवश्यक चीज है कि यहाँ पे ईश्वर प्राणिधान में बहुत गहरे तल पे उसको उतरना है और वो धीरे धीरे इसको कर सकता है। ये कहने हैं सारी नॉलेज जो है ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी अगर वो लगातार इसमें लगा रहेगा और इसको करता रहेगा जन्म दर जन्म। It transforms our life, fills us with joy and exaltation to such an extent that we feel that the sacrifices, efforts, and sufferings we have gone through are nothing compared to the blessings we have received and the grace of the God which has descended upon us. तो हमारे ऊपर ईश्वर की जो कृपा है वो अपने आप हो जाएगी, यानी उसकी डिवाइन विल के साथ हम एक हो जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे चूंकि समय हो गया है तो आगे का हम लोग नेक्स्ट टाइम लेंगे। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि यहाँ पे उन्होंने कहा, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो यहाँ पे मैं इसको रोकूंगा और आगे हम लोग नेक्स्ट वीक में इसको लेंगे। आप सभी का धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। आप कृपया अनम्यूट करके कुछ ऐड या शेयर करना है तो करें। धन्यवाद बंधु राजीव जी, आपने विषय को बहुत गहनता के साथ, बहुत स्पष्टता के साथ सुंदर प्रस्तुति की है। अब प्लेटफॉर्म ओपन है, यदि किसी को कोई जिज्ञासा है तो राजीव जी से प्रश्न पूछ सकते हैं, और कोई यदि कुछ इसमें ऐड करना चाहता है तो दे आर मोस्ट वेलकम। राजीव जी, हेलो। राजीव जी ने आज बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया और आज पितृपक्ष का पहले दिन और उन्होंने आज पितरों को ये नमस्कार के रूप में जो इतना अच्छा व्याख्यान दिया है। आज आईके टंडनी साहब को याद किया पहले पितृपक्ष के पहले दिन। आज तो हम लोग सब वो जो पुराने उसको किताब को पढ़ा था, आज फिर बन हुआ कि उसको फिर से निकाल करके पढ़े। ये माथुर साहब की बहुत बड़ी सेवा हुई है आज, और सच्ची श्रद्धांजलि हमारे मित्रों, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं तो कहने वाला था, बीच में लिखने वाला था कि आज उनकी अपीयरेंस जी कृष्णमूर्ति जैसी लग रही थी। मेरी बिटिया भी कह रही थी वो तो कृष्णमूर्ति जैसे लग रहे। मैंने कहा जब हम लिखने वाले थे उस बात को, तब तक इन्होंने कहा कि अपीयरेंस जो है वो डिसेप्टिव, ऐसी बात कह दी, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैंने कहा ये इस वक्त नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैं लोग नहीं संवरण कर पाया, मैंने कह तो दिया। माथुर साहब, आपने बहुत मेहनत करके आज के लेक्चर को हम सब तक पहुंचाया है। हमने कई बार पढ़ा, लेकिन आज फिर से आपके साथ पढ़ने पर लगा कि अभी बार बहुत पढ़ना है इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टिसिपेंट्स प्रश्न पूछ सकते हैं। राजीव जी ने बहुत सुंदरता से बताया, सुंदर प्रस्तुति की, और योग की इनिशियल जो गाइडलाइंस है उन्होंने सबसे पहले कहा कि परसिस्टेंट कंटिन्यूअस एफर्ट विथ पेशेंस, यह योग के लिए सबसे पहली अर्हता है, एलिजिबिलिटी है। और जिस तरह से हम सांसारिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसी तरह योग को जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, कैवल्य, उसको प्राप्त करने के लिए हमको एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा और उस मार्ग पर चलना पड़ेगा।
और उसके लिए उन्होंने कहा जो 3 बातें कही, तप, स्वाध्याय और शरणागति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई के तैमनी जी ने अपने एक आर्टिकल में लिखा, आपने जब आई के तैमनी जी का जिक्र करा, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, पैराडॉक्स ऑफ ग्रेस एंड सेल्फ रिलायंट एफर्ट। हम समझते हैं कि हमारे ईश्वर का अनुग्रह हम पर अनायास होता है, लेकिन वास्तव में जब हम पुरुषार्थ करते हैं जीवन में, तब ईश्वरीय कृपा हमको सेल्फ रियलाइजेशन के रूप में प्राप्त होती है। तो पुरुषार्थ इसमें पहला स्टेप है। तो जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विथ सिंगल स्टेप। तो ये पुरुषार्थ के सारे जो है पॉइंट थे, जो आज बहुत विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से आपने विषय को स्पष्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सुषमा जी, सर- आप बहुत अच्छा जोड़ देते हो, इंस्पायरेशन देते हो, बहुत अच्छा। नहीं, बहुत अच्छी प्रस्तुति वास्तव में। यदि मेरी कोई कोशिश प्रश्न नहीं है करी- तो वी विल प्रोसीड कोशिश फॉर करी। प्रेयर, एंडिंग मेरी प्रेयर। थोड़ी सी तबीयत भी जरा सा ठीक नहीं थी, मगर फिर भी मैंने कहा तो चलो जो सर्वे बेस्ट कर सकता भवन्तु हूं। सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। From the unreal lead us to the real, from darkness lead us to light, from death lead us to immortality. Thank you all Thank the you, everybody. participants.